यूट्यूब चैनल काव्य गुण काव्य दोष एवं शब्द शक्तियों से बनने वाले बहुत सारे प्रश्नों को लेके इस ऑडियो में उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ वीडियो और ऑडियो दोनों बनाए जाते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध हो जाएगा। आप किसी काम को करते हुए भी सुन के अच्छा कर सकते हैं। तो गुण का संबंध किस सिद्धांत से है, आइए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं कि गुण का संबंध किस सिद्धांत से है। तो ये रीति सिद्धांत से है। किससे सिद्धांत से है? किस सिद्धांत से है? रीति सिद्धांत से है। और ये पूछा गया प्रश्न है, यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि गुण का संबंध किस सिद्धांत से है। तो गुण का संबंध रीति संप्रदाय से है या रीति सिद्धांत से है। रीति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन हैं? तो रीति संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक हैं वो हैं वामन। वामन का कथन है रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पदरचना रीति। रचना इनका है काव्यालंकार। ये काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। वामन की रचना है। वामन की कौन सी रचना है? तो काव्यालंकार है, और यह काव्यालंकार सूत्रवृत्ति है। 8वीं शताब्दी में रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य वामन हैं। 8वीं शताब्दी में रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले आचार्य कौन हैं? तो वह वामन हैं। इन्होंने पांचाली रीति की उद्भावना किया तथा रीतित्रय वैदर्भी गौड़ी पांचाली। रीतित्रय किसे कहते हैं? तो वैदर्भी गौड़ी और पांचाली को रीतित्रय कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किया। किसने किया? तो वामन ने किया। वामन ने पांचाली रीति की उद्भावना किया तथा रीतित्रय का भी प्रतिपादन किया। और रीतित्रय कहते किसको हैं? तो वैदर्भी गौड़ी और पांचाली, ये तीनों मिलाकर इसको रीतित्रय कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुण की संख्या 10 बताई है। यह प्रश्न पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है कितनी? तो ये 10 बताई हैं। आचार्य भरत के अनुसार काव्य दोष भी 10 ही होते हैं। आचार्य भरत के अनुसार काव्य दोष भी कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। वे इस प्रकार हैं। काव्य दोष हैं वो 10 होते हैं। किसके अनुसार? भरत के अनुसार। वह कौन कौन से होते हैं इसको भी जानते हैं। गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायपेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। ये 10 इनके काव्य दोष हैं आचार्य भरत के अनुसार। वामन ने गुणों की काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है। आनंदवर्धन ने क्या माना है? तो गुणों को रस का अंग माना है। और इनकी संख्या 3 ओज, प्रसाद और माधुर्य तक ही सीमित कर दिया है। आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है और इनकी संख्या 3 ओज, प्रसाद और माधुर्य तक ही सीमित कर दी है। देव और भिखारी दास ने गुणों की संख्या 10 मानी है। देव और भिखारी दास ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। ये फिर से सुनिए, देव और भिखारी दास ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं कितने? ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं कितने? तो 10 होते हैं। आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ये 10 माने हैं। भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं कितने?
तो 3 माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? तो 3 माने हैं। यह टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? तो 3 माने हैं। आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो 20 गुण हैं। आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? तो 20 गुण हैं। गौड़ी रीति को परुषा भी कहते हैं। आचार्य मम्मट इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, गौड़ी रीति को क्या कहते हैं? तो परुषा भी कहते हैं। परुषा भी कहते हैं गौड़ी रीति को। पांचाली रीति के संबंध में कहा है कि माधुर्य सौकुमार्यो प्रस्पन्ना पांचाली, अर्थात पांचाली में मधुरता और सुकुमारता होती है। पांचाली में क्या होती है? तो मधुरता और सुकुमारता होती है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? तो ओज गुण प्रधान होता है। कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज गुण प्रधान होता है। माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होती है? तो श्रृंगार और करुण में होती है। यह एनवीएस परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि माधुर्य गुण की किस रस में स्थिति होगी? तो श्रृंगार और करुण में स्थिति होगी। निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उर मेरे रंजन ने नयन उधर मन भाए। यह पंक्तियों में कौन से गुण हैं? इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण है। निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उर मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इसमें माधुर्य गुण है। यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया प्रश्न है? तो टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये किसकी काव्य लाइन है? तो ये पंत जी की काव्य लाइन है। और इस उद्धरण में काव्य गुण कौन सा है? तो यह इसमें प्रसाद गुण है। कौन से गुण है? प्रसाद गुण है। फिर से एक बार इसको जानिए। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत। ये पंत की लाइन है और इसमें प्रसाद गुण मौजूद है। काव्य गुण प्रतिष्ठापक आचार्य बामन है। काव्य गुण के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य बामन है। और इन्होंने 3 गुण बताया है। कौन कौन से? तो माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण का है वरदे वीणा वादनी वरदे, इसका उदाहरण है। ओज गुण का है मुझे तोड़ लेना बनमाली। और प्रसाद गुण का जो उदाहरण है वो है शीस पगा न झगा तन में। काव्य गुण के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य बामन है। इस प्रकार काव्य दोष को अब हम लोग जानेंगे। तो काव्य दोष, सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो ये इसमें पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति काव्य दोष है, क्योंकि सारे जगत जहान ये इस तरह कई शब्द एक ही शब्द का बोध कर रहा है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति दोष है। भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? यह पूछा गया प्रश्न है या विवादित प्रश्न है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। भामह ने कितने प्रकार के दोष माने हैं? तो 3 प्रकार के दोष माने हैं। सामान्य दोष, बाड़ी दोष और अन्य दोष। ये 3 प्रकार के दोष माने हैं। अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? अनुभाव और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो यह रस दोष है। यह यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? यह प्रश्न पूछा गया है एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में। यह दुष्क्रमत्व है। लोक नियम की अवहेलना से कौन सा काव्य दोष होता है? तो दुष्क्रमत्व होता है। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो ये च्युत संस्कारत्व दोष में आते हैं। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? सॉरी फ्रेंड्स, फिर से इस बार इस क्वेश्चन को सुनिए। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो च्युत संस्कारत्व दोष के अंतर्गत आते हैं। पांडव की प्रतिमा समलेखों अर्जुन भीम सहमत देखो, यह इसमें काव्य में कौन सा दोष है? तो इसमें कोई भी दोष नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया है एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में कि पांडव की प्रतिमा समलेख हो अर्जुन भीम महामत देखो, इसमें कोई भी दोष नहीं है। तो एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो काव्य दोषों के 3 प्रकार बताए गए हैं। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? यह पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि काव्य दोषों को कितने प्रकार बताए गए हैं? तो यह 3 बताए गए हैं। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें पुनरुक्त दोष है। यह एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। काव्य में शब्द सुनने पर कठोर और अप्रिय या बुरा लगे, वहीं वचन दोष या श्रुति कटुत्व दोष होता है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रसाप कर्षाह दोषाह कहकर रस का अपकर्ष करने वाले तत्वों को दोष कहा है। मुख्य रूप से काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। श्रृंगार, करुण, शांत जैसे रसों के प्रसंगों में कठोर वर्णों का या शब्दों का प्रयोग करने पर वचन दोष होता है। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2016 में। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 3 प्रकार बताए गए हैं। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? यह पूछा गया है एनवीएस परीक्षा 2014 में। सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? तो यहाँ पुनरुक्ति दोष है। तरु रिपु रिपु धर देख के विरहिन तिय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें क्लिष्टित्व दोष है। यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। क्लिष्टत्व का अर्थ है कि कठिनाई, अर्थ का द्रोह बताने वाले शब्द शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष काव्य में आता है। प्रस्तुत पंक्ति में तरु रिपु रिपुधर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य वृक्ष का शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाला बादल। ऐसे प्रयोगों के कारण अर्थ बोध में कठिनाई होती है। अतः यहाँ क्या है? यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष है। यानी जो पढ़ने में थोड़ा कठिन लगे, वहाँ जिसका अर्थ निकालने में कठिन लगे, वहाँ कौन सा दोष होता है? तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। सुंदर है विहंग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें अधिक पदत्व काव्य दोष है। काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला जो ग्रंथ है वह कौन सा है? यह असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। काव्य दोषों की सर्वप्रथम व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो यह काव्यालंकार है। काव्यालंकार है। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या आचार्य वामन द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में मिलती है। ध्यान से सुनिए, काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या आचार्य वामन द्वारा रचित ग्रंथ काव्यालंकार सूत्र में मिलती है। वस्तुतः
काव्य दोषों व गुणों की चर्चा भरत मुनि ने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलती है। भरत मुनि ने 10 काव्य गुण व 10 काव्य दोष माने हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने काव्य गुण हैं? तो 10 हैं। और कितने काव्य दोष हैं? वो 10 हैं। काव्य गुण और काव्य दोषों से एक वीडियो बन गया है, उसको अगर आप लोग देखे नहीं हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। काव्य दोष या लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति कौन सी है? तो उनकी उक्ति है रसापकर्षाः दोषा। क्या है? तो रसापकर्षाः दोषा। आइए सब शक्तियों के बारे में जानते हैं। पहले हम उनके बारे में अच्छे से जानते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 शब्द शक्तियाँ जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती हैं उन्हें क्रमशः वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। ये जो सब शक्तियाँ होती हैं ये 3 तरह के अर्थ व्यक्त करती हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? तो वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। अभिधा की मुख्य शक्ति है, अभिधा मुख्य शक्ति है, इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। कविदेव ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है। कविदेव की जो ये उक्ति है कुछ इस प्रकार है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजनाव रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। इनकी कौन सी पंक्ति है? फिर से सुनिए। अभिधा उत्तम काव्य है, ये देव की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। इससे स्पष्ट है कि लक्षणा और व्यंजना अभिधा पर ही आश्रित रहती है। लक्षणा में ही अभिधार्थ के योग रहता है, अभिधार्थ से योग रहता है और व्यंजना भी अभिधा के आधार पर चलती है। जो व्यंजना लक्षणा मूला रहती है अथवा जो व्यंजना पर चलती रहती है वह भी अंत में अभिधा के ही आश्रय में इसी कही जाएगी। किंतु चमत्कार की दृष्टि से व्यंजना ही मुख्य है। व्यंजना ही क्या है? तो मुख्य है। यह जिन अर्थों का बोध कराती है उन्हें क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिए। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहा जाता है। जिस शक्ति द्वारा साक्षात सांकेतिक अर्थ, जिसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है, का बोध इसे अभिधा कहते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण यह मुख्या भी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो मुख्या भी कहलाती है। अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ की अभिशक्ति होती है उन्हें वाचक कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिए कि अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उन्हें वाचक कहा जाता है। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि का प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित होते हैं उसे लक्षणा कहते हैं। फिर से सुनिए कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? तो लक्षणा कहते हैं। इसे क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह पूछा गया प्रश्न है यूके पीजीटी 2020 में। तो यह किसकी पंक्ति है? तो देव की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? देव की है। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। यह पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? यह यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? यह यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं? शब्द के अर्थबोधक आधार को क्या कहते हैं?
यह यूके पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो शब्द के अर्थबोधक आधार को हम शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति की लक्षणा है? मुख्यार्थ बाधा किस शब्द शक्ति की लक्षणा है? यह लक्षणा की शब्द शक्ति है और यह पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना और रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? यह क्वेश्चन आया हुआ है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में। तो यह देव की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह देव की पंक्ति है और यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में भी पूछा गया प्रश्न है। 2012 में और 2015 में और 2020 में, यह तीनों साल ये प्रश्न आया हुआ है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यह 2013 में पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो यह देव की पंक्ति है। शब्द शक्ति वह शक्ति है जिससे वाक्यार्थ प्रकट होता है, कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अभिधा कहलाती है। यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है वह क्या कहलाती है? तो अभिधा कहलाती है। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो अभिधा शक्ति कहते हैं। मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शक्ति कहते हैं। यह भी पूछा गया प्रश्न है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो अभिधा की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो व्यंजना का संबंध जो है वो व्यंग्यार्थ से है। व्यंग्यार्थ से है व्यंजना का संबंध। यह एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। शब्द शक्तियों से बनने वाले ये सारे प्रश्न हैं और सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप एक दो बार इस ऑडियो को सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। और जितने भी वीडियो बने हुए हैं वो सारे बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आप ज़रूर इस चैनल से जुड़ जाइए और अगर पहली बार है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यह काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना है। यह प्रश्न आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। यह प्रश्न है कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत चना न बचा न कोई। इसमें व्यंजना शक्ति है। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह मान्यता किसकी है? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह मान्यता किसकी है? यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो आचार्य भट्ट नायक की है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को सुनिए कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह मान्यता किसकी है? तो आचार्य भट्ट नायक की है। भट्ट नायक ने रस की स्थिति ना तो नायक नायिका में मानी है और ना नट नटी में। रस की स्थिति उन्होंने सीधे हृदय में मानी है। उनके अनुसार काव्य में तीन शब्द शक्तियाँ हो रहती हैं, अभिधा, भावगत और भोजगत। अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक व दर्शक काव्य में शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति है कि भावगत, जिसमें वह उसे उस अर्थ की भावन होता है। भाव का भावन होने पर भाव की व्यक्तिता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट न रहकर साधारण बन जाता है। अतः इस आधार पर भट्ट नायक की मानता है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान है। सिंधु सेज पर धरा बधू, अब तनिक संकुचित बैठी सी। यह अवतरण कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। यह पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है कि सिंधु सेज पर धरा बधू, अब तनिक संकुचित बैठी सी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना शब्द शक्ति है।
आए जोग सिखावन पाड़े, आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुरानन लादे ज्यों बजनारे हाड़े। यह प्रश्न पूछा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। जब अर्थ का ग्रहण अविधा से ना हो किंतु उसके संबंध हो ग्रहण कराने वाली शब्द शक्तियों को क्या कहेंगे, तो लक्षणा कहेंगे। यह KVS प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। फिर से एक बार सुनिए इस प्रश्न को। जब अर्थ का ग्रहण अविधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाले शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो लक्षणा कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इसका अर्थ है कि जब सिंह वीर तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ मतलब कायर भाग गए। जहाँ सिंह का लक्षण वीर से तथा गीदड़ का लक्षण कायर से बताया गया है, इसलिए यहाँ लक्षण को किसी के ऊपर दर्शाया गया है, तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। लक्षण शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, यह पूछा गया प्रश्न है। KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि लक्षण शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे लक्ष्यार्थ कहेंगे। लक्ष्यार्थ कहेंगे। मनहु उमंग अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, यह PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति है। वनन में बागन में बगरो वसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द किस शक्ति के ग्रहण किया जा सकेगा, तो इसमें लक्षणा शक्ति है। यह PGT परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति है। यह DSSB PGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद कितने हैं, तो गौढ़ी और शुद्धा। क्या है, तो गौढ़ी और शुद्धा। लक्षणा के दो भेद होते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती लक्षणा दो प्रकार की होती है, गौढ़ी और शुद्ध। प्रयोजनवती जो लक्षणा होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो गौढ़ी और शुद्ध दो प्रकार की होती है। जहाँ गुणों के सादृश्य से कारण बाधित शब्द का प्रयोग हो वहाँ गौढ़ी, तथा जहाँ सादृश्य संबंध के बिना अन्य संबंध हो लक्ष्यार्थ ग्रहण वहाँ शुद्ध लक्षणा होती है। प्रयोजनवादी लक्षणा का भेद नहीं है, यह पूछा गया प्रश्न है NVS परीक्षा 2019 में और 11 में। तो ये रूढ़ा है। प्रयोजनवादी लक्षणा का भेद नहीं है, रूढ़ा। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटके वृषभानु जावे हलधर के वीर। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो व्यंजना शब्द शक्ति है। यह PGT परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटके वृषभानु जावे हलधर के वीर। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। यह पूछा गया प्रश्न है PGT परीक्षा 2005 में और GIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में भी ये पूछा गया प्रश्न है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सबूत बचाना कोई। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, तो व्यंजना शब्द शक्ति है। यह PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। को घटके वृषभानु जावे हलधर के वीर में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें शाब्दी व्यंजना है। क्या है, तो शाब्दी व्यंजना है। यह PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। औचित्य के आधार पर होता है क्या, तो अर्थ निर्णय होता है। औचित्य के आधार पर क्या होता है, तो अर्थ निर्णय होता है। इस तरह क्वेश्चन को आसान तरीके से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या ऑडियो में।